आप सभी का इस गणित की कक्षा में स्वागत है। इसके पूर्व की कक्षाओं में हमने अध्याय 2 के बच्चे कैसे सीखते हैं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम और आगे चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को। तो पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है और इन 4 अवस्थाओं को आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। 4 अवस्थाएं जो है वो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ये बच्चों में 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे संवेदनाओं को समझते हैं और संवेदनाओं पर ही उनका आयु काल निर्भर करता है। इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष तक का होता है और इस अवस्था में बच्चे प्राय अपने घरों में रहते हैं और जब उनकी उम्र 5 वर्ष या 6 वर्ष के आसपास होती है तो प्राथमिक स्कूलों में भी जाने लगते हैं। बहुत सारे स्थानों पर तो आजकल 3 साल से ही बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूलों में भी भेजा जा रहा है और इसलिए इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो होता है ये 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है और इस अवस्था में बच्चे प्राथमिक स्कूल में होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे जो होते हैं वो प्राय 6 से 11 वर्ष तक के होते हैं और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के होते हैं। और अंतिम अवस्था होती है वो है औपचारिक संक्रियात्मक, जिसमें जो कि 11 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए होता है और इसके अंतर्गत हम सब भी आते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चे का विकास जो है पर्याप्त हो चुका होता है। अब हम इन्हीं 4 अवस्थाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो स्कूल स्तर पर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहले हम देखें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पर बच्चे जो है चीजें कैसी दिखाई देती हैं इस पर अपनी ज़्यादा समझ व्यक्त करते हैं। जैसे बच्चे इस अवस्था में जो हम किसी चीज़ को उनको देते हैं तो उनका संरक्षण नहीं कर पाते हैं, ये वास्तव में इसमें कम है कि इसमें ज़्यादा है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यदि हम बच्चों को इस तरीके से 2 पात्र में दूध भर के देते हैं, ये जो गिलास है इसमें यहाँ तक दूध भरा हुआ है और जो दूसरा पात्र है जो कि एक बड़ा पात्र है और इसमें दूध की मात्रा जो है यहाँ तक भरा हुआ है। तो जब हम बच्चों को कहते हैं कि कौन से बर्तन का दूध वो लेगा, तो बच्चा क्या करता है, इस जो गिलास में जो ज़्यादा ऊंचाई तक भरा है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा ऊंचाई तक दिख रहा है, तो वो जो है इसको लेना पसंद करता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो है कम ज़्यादा की अवधारणा को कहाँ से देखते हैं, ऊंचाई के संदर्भ में देख रहे हैं, आयतन के संदर्भ में भी उनका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इस अवस्था में बच्चे जो है चीज़ों का संरक्षण नहीं कर पाते, वो जिसमें ज़्यादा ऊंचाई तक दिखता है इसको वो ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से इस अवस्था में बच्चे जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के फूल हैं, उनके तस्वीर बना लेते हैं, पहचानते हैं। बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना पाते लेकिन पहचान लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको हम गणितीय आकृतियों को बनाने के लिए कहते हैं कि आप ऐसा त्रिभुज का चित्र बनाओ,
चतुर्भुज का चित्र बनाओ, वृत्त बनाओ। तो इस तरह की आकृतियों को वो लोग नहीं बना पाते। इसका मतलब जिन चीज़ों को में उनकी इस उम्र में रुचि होती है, जैसे बहुत सारे जानवरों को, फूलों को देखकर वो आकर्षित होते हैं, उनका चित्र अड़ा टेढ़ा जैसा भी करके वो लोग बनाते रहते हैं। फिर आती है इस अवस्था में बच्चे जो है वो छोटी संख्याओं को पहचान जाते हैं, छोटी छोटी संख्याओं को गिन सकते हैं, उसको आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो छोटी संख्या का मतलब क्या है? 4 से 5 तक की संख्या, और इसको हम गणित की भाषा में दृष्टिबोधात्मक संख्या कहते हैं। दृष्टिबोधात्मक 4 से 5 तक की जो अंक होते हैं या संख्या होती है, उसको हम दृष्टिबोधात्मक संख्या कहते हैं। तो ऐसे 4 से 5 तक की जो संख्या होती है उनको बच्चे बहुत आसानी से जोड़ घटाने की क्रिया करते रहते हैं, गिन सकते हैं। फिर चीज़ों को जो बच्चे हैं वो उनके आकार के हिसाब से नहीं रख पाते हैं कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले रखें, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद। इस तरीके से एक निश्चित आकार या फिर उसके आयतन या उसके गुणों के आधार पर बच्चे इस अवस्था में नहीं रख पाते। तो हम क्या करें, इस अवस्था में बच्चों को हम संबंध बना दें, और संबंध देखने की क्षमता यदि हम विकसित करते हैं इस अवस्था में, तो उनकी गणित की समझ बढ़ेगी। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संबंध बनाने के लिए, जैसे इस बर्तन में हमने देखा, तो बच्चों को यहाँ पर बताने की जरूरत पड़ेगी कि ये जो है, अगर आप बड़े बर्तन को भले ही इसमें कम ऊंचाई तक दूध की मात्रा है, और जो छोटा गिलास है जो पतले आकार का है उसमें ज़्यादा ऊंचाई तक है, तो इसमें इन दोनों की तुलना में दूध की मात्रा इसमें ज़्यादा है। आप चाहो तो दोनों को नाप करके देख सकते हो। तो इस तरीके से संबंध बनाना और संबंधों को देखना यदि बच्चे समझ पाते हैं, तो इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उनकी गणित की समझ ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके बाद हम आते हैं तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष। और इस आयु में बच्चे जो होते हैं वो प्राथमिक स्कूलों में पहुंच चुके होते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष। तो उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो कुछ भी सीखा, चाहे वो घर में सीखा, अपने दोस्तों से सीखना, परिवार से सीखा, परिवेश से सीखा, उन सब का उपयोग अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होने के जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है चीज़ों का संरक्षण इस अवस्था में करना सीखता है। चीज़ों का संरक्षण कैसे? कि मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वस्तुएं इस तरीके से रखी, 6 वस्तुएं। तो जब बच्चा जब इसको गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 वस्तु मिलता है। यदि बच्चा उसको दाहिनी तरफ से गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6, तो भी उसको 6 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? बच्चे को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि जो वस्तुओं की संख्या है वो बिल्कुल निश्चित, चाहे पहले भी थे, चाहे हमारे बाईं तरफ से गिनना हो तो, और दाईं तरफ से गिनना हो तो भी 6 है। तो बच्चे जो है यहाँ पर चीज़ों का संरक्षण तो करना सीख जाते हैं। और यहाँ पर इस अवस्था में बच्चे चीज़ों के 2 समूहों को गिन कर तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने इसमें 2 समूह हैं और इसमें कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, और यहाँ पर भी कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। तो अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि किस समूह में ज़्यादा वस्तुएं हैं, तो दोनों समूहों को अलग अलग गिन करके वो बता देंगे कि किस समूह इस समूह में ज़्यादा है, किस समूह में ज़्यादा है। लेकिन इस अवस्था में एक बात है कि बच्चे जो है चीज़ों को गिन कर जोड़ना पसंद करते हैं, इसके बजाय इस संख्या के रूप में उनको जोड़ने के लिए कहा है। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को ये कहा कि इसमें और इसमें कुल कितनी वस्तुएं हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 8 9 10, मान लो 10 वस्तुएं, तो 10 हो गया। फिर उसके बाद इसके आगे यहाँ पर जोड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ पर 7 वस्तुएं हैं, तो 10 के आगे वो किस तरीके से जोड़ना पसंद करेगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये जोड़ना उसके लिए ज्यादा आसान होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी तुलना में यदि हम बच्चों को किस तरीके से कहें कि इसको जोड़ के बताओ कितना होता है, तो ये उसको जोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि 0 में 7 को कैसे जोड़ें? मूर्त संक्रिया, मूर्त चीज अभी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता। तो मूर्त चीजें जो होती है वो ठोस चीजों को लेकर के, यदि हम इसी में, जैसे यहाँ पर ये 10 जो है ठोस वस्तु के रूप में है, यहाँ पर 7 ठोस वस्तु के रूप में, यही मूर्त है। इस मूर्त वस्तुओं से उसको जोड़ने में ज्यादा आसानी होती है। तो इस अवस्था को इसीलिए हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि हम ठोस वस्तुओं से उसको लगातार क्रियाएं कराते रहते हैं। एक और यहाँ पर आता है कि बच्चों को सवालों को उनके अनुभव से जोड़ा जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ बना पाते हैं। जिन्होंने वो अपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं में जो चीज़ें वो सीख कर क्या है, अगर हम उसके द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे ये कंचे हैं, तो कंचे के माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से जोड़ना सीख रहे हैं, लेकिन उसी को हम संख्या या अंकों के रूप में लिखते हैं तो उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी इन अमूर्त संख्याओं को वो नहीं समझ पाया है। फिर एक और दिक्कत आती है बच्चों के सामने इस अवस्था में, गणित में सभी संक्रिया जो होती है वो दाएं से बाएं होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, दाएं से बाएं ओर का क्या मतलब है गणित में? यदि हम 17 और 25 को जोड़ने के लिए कहते हैं तो हम दाहिनी ओर से जोड़ना शुरू करते हैं। पहले हम किसको जोड़ते हैं? 7 और 5 को, एक यहाँ पर जोड़ते हैं, ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन दूसरे विषयों में ऐसा नहीं है। दूसरे विषयों में हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी में हम क्या कर रहे हैं? बाएं से दाएं तरफ पढ़ रहे हैं, बाएं से दाएं। इसको पहले पढ़ते हैं, इसको पहले नहीं पढ़ते हैं। अंग्रेजी में, संस्कृत में, कोई भी हम भाषा की बात करते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं। तो इसी कारण से बच्चे क्या करते हैं प्राथमिक स्कूल में कि कई बार वो बाएं से दाएं की तरफ जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे इसी प्रश्न को कुछ बच्चे इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। यदि वो भाषा की तरह गणित को भी हल करने का प्रयास करें, बाएं से दाएं की तरफ चले, तो कैसे हल करेंगे? 1 और 2 हो गया 3, 7 और 5 हो गया 12, तो उसका उत्तर आएगा 312। ये समस्याएं हर छोटे छोटे बच्चे के साथ हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसलिए हमको ठोस वस्तुओं के माध्यम से उसको बताने की जरूरत है। यदि बच्चे का उत्तर इतना आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 17 चीजों ठोस वस्तुएं लीजिए, दूसरे ग्रुप में 25 वस्तुएं लीजिए और दोनों को गिना करके बता दीजिए कि कितना हुआ। तो इसको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने जो उत्तर लिखा है वो किसी न किसी रूप में गलत है। तो ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में से दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हर वर्ष जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। अंतिम में आता है यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक, जिसमें हम सब भी हैं, जो 11 वर्ष के बाद होता है। और यहाँ पर इस अवस्था में हम प्रतीक और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रतीक मतलब जो चिन्ह है, जैसे कल पूर्व की कक्षाओं में मैंने बताया है कि जो अंक होते हैं, कोई अक्षर होते हैं, वो सब एक प्रतीक के रूप में होते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD है वो सब प्रतीक के रूप में है। तो हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीक और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तर्क संगत संबंध खोजने की योग्यता यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हम तर्क करते हैं, ये कोई उत्तर ऐसा है तो क्यों है, कोई बड़ा है तो क्यों है, किसी गिलास में कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो क्यों है, उसके लिए हम तर्क करते हैं। और जब तर्क करने की योग्यता यहाँ पर आ जाती है तो इस अवस्था में हम गणित की अवधारणाओं को सीखने के लिए बच्चों को ठोस और अर्थपूर्ण अनुभव देते हैं।
और इसी से हम क्रमशः बच्चों को आगे की तरफ पढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं जो है वो हमको सहयोग करती है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है उन सारी चीज़ों का उपयोग हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं में करते हैं। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो है। इसके बाद एक बिंदु और आता है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे, वो है कि हर बच्चा दूसरों से अलग होता है। इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि हर बच्चा दूसरों से अलग कैसे होता है और किस रूप में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ बच्चे आर्थिक रूप से अलग होते हैं, कुछ शैक्षिक रूप से होते हैं अलग, कुछ आवासीय दृष्टिकोण से होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कारण हो सकते हैं जिससे हम हर बच्चे को दूसरे से अलग कर सकते हैं। कि प्रत्येक बच्चा जो है अलग अलग परिवेश से स्कूलों में आते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किसी की आर्थिक स्थिति एकदम निम्न है, तो वो जो है बच्चों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से शैक्षिक में अगर हम देखें तो किसी किसी बच्चों को घर में उनके पालक या बड़े भाई बहन बहुत अच्छे शिक्षित होने से अच्छे मार्गदर्शन दे पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और उसको किसी भी तरीके से शैक्षिक रूप से कोई सहायता नहीं मिल पाती। आवासीय का मतलब है ऐसे एरिया से बच्चे आते हैं जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी में रहना है, कोई जो है एकदम कॉलोनी एरिया में रहना है, तो उन दोनों के रहन सहन में उसके मानसिक विकास में यहाँ पर अंतर आता है। तो आवासीय स्थिति भी है हमको प्रभावित करती है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई बच्चा है तो वहाँ पर के परिवेश बिल्कुल ही अलग होगा और वहाँ के लोग बाग भी बिल्कुल अलग होंगे। कमाने खाने वाले निम्न वर्ग के लोग रहते हैं और प्रायः वहाँ पर जो पालक होते हैं वो गाली गलौज, नशा करना आदि इन तरीके के वातावरण से बच्चा घिरा हुआ रहता है। फिर सामाजिक स्थिति भी हर बच्चे की अलग अलग होती है। सामाजिक स्थिति में समाज में उसके माता पिता या उसके खुद का लोगों के साथ मिलना जुलना किस तरीके से है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है, इस सब का प्रभाव उस बच्चे पर निरंतर पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हर बच्चा दूसरों से अलग होता है। जिस परिवेश से बच्चा स्कूल में आ रहा है उन सब का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है और वैसा ही वो स्कूल में अपने साथियों से, अपने मित्रों से वो व्यवहार करता है और इन सब का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उसके शिक्षा पर पड़ता है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और अध्याय 2 में हम सब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम सब ने चर्चा किया और अब अगले अध्याय में हम सब फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।